these are very very important rules. एंड हमने पहले ही डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, हमने कहा था इसके अंदर कि डेबिट एंड क्रेडिट के हमेशा हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो यही हमको समझना है कि डेबिट और क्रेडिट के जो एस्पेक्ट हैं वो कैसे यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में ये फॉलो होता है और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हम इसको बहुत यूज करते हैं। तो जैसे कि डेबिट और क्रेडिट जो है दो कैंची के जैसे दो फलक होते हैं, वैसे ये भी दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। अब इनके बिना अकाउंटिंग नहीं चलती है। अब अकाउंटिंग मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। सो दीज आर फॉलोड इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि अकाउंट has two aspects and we can say two sides. Account has two sides. First side is left side, जैसे हम मैथ्स में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर अकाउंट हैज टू साइड्स, दैट इज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम डेबिट बोलते हैं और जो राइट साइड होती है उसे हम क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है व्हेन ट्रांजैक्शन related to a particular head is recorded at one place. I can say transaction, that means similar transaction. ट्रांजेक्शन कैसी, सिमिलर ट्रांजेक्शन। जब एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम अकाउंट कहते हैं। मतलब कि हम प्लेस को अकाउंट कहते हैं, प्लेस को, ठीक है ना। प्लेस जहां पर हम सिमिलर ट्रांजेक्शन, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर लिख देते हैं तो उसी को हम अकाउंट कहते हैं, ठीक है। इट इज वेरी वेरी सिंपल एस्पेक्ट, मैं आपको समझाता हूँ अकाउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंट का मीन्स है कि जब हम एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लिख देते हैं, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं डेट वाइज, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम एक जगह पे लिख देते हैं तो उसको अकाउंट कहते हैं। और हर अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आई कैन से कि every transaction has two aspect, every transaction has two aspect, that is debit and credit, okay, two aspect, it is debit and credit. डेबिट मीन्स, अब जैसे मैं बोलूंगा कि एक बंदा राम है, ठीक है, मिस्टर राम, और एक श्याम है। एक बंदा राम है और दूसरा बंदा श्याम है, ठीक है। राम जो है वो श्याम के पास जाके कोई सर्विस लेकर आता है, उसको पैसे देकर के आता है, ठीक है। और श्याम जो है वो राम को सर्विसेज दे रहा है और उससे पैसे ले रहा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो राम पैसे दे रहा है श्याम को, वो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। जो राम श्याम को पैसे दे रहा है वो उसके लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है। और श्याम के लिए वो इनकम है। इसका कहने का मतलब ये है कि राम जो है वो गिवर है एंड श्याम जो है वो रिसीवर है ऑफ द सेम अमाउंट, ओके। श्याम इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, ओके। तो हम कहेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अपने नोट्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि when transactions are recorded in the books of account on the double entry system, that means rule of debit and credit are applied to each transaction and recorded in the books of original entry. इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री क्या होती है बेटा, ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन को सबसे पहली बारी हम एक जगह पे लिखते हैं। जैसे कोई ट्रांजेक्शन करी, हमने कोई सामान खरीदा और हम जब सबसे पहली बारी उस ट्रांजेक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं,
ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब व्हेन ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक, ठीक है, जहां पर हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बारी रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, सो इसका मतलब जनरल की हम लोग बात करें, जब सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन, सबसे पहली बारी हम ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखते हैं, उसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि जब ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहली बारी अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, आप एक कुछ भी सामान खरीद के लाए, आप सबसे पहली बारी आकर लिखेंगे उसको, तो उसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहेंगे। ठीक है, तो उसको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से ही हम उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। हमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, फिर उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं लेजर में, जिसको हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में आपकी मम्मी बहुत सारा खर्चा करती है, ठीक है ना, आपकी मम्मी आपकी फैमिली में बहुत सारा खर्चा करती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं आपकी मम्मी आप बहुत सारा खर्चा करती हैं, आई मीन टू से दैट कि जैसे मम्मी खर्चा करती हैं घर में बहुत सारा, तो जैसे मम्मी ने डेली के खर्चे होते हैं हमारे घर में, कि मम्मी जो है चाय का खर्चा हो गया, है ना, चाय पत्ती लेकर आना, मिल्क लेकर आना, और वेजिटेबल लेकर के आना, और भी बहुत सारे सामान जैसे कि सिलेंडर का खर्चा हो गया महीने का, और बहुत सारे अदर खर्चे एक्सेट्रा, जैसे राशन का खर्चा हो गया, एंड अदर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, हम इसको एक्सेट्रा की जगह पे अदर लिख देते हैं। ठीक है, अदर अदर एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे जो है डेली बेसिस पे हो रहे हैं। ठीक है बेटा, डेली बेसिस पे ये सारे खर्चे हो रहे हैं। लेकिन अगर मम्मी कहें कि मुझे मंथली इसका रिकॉर्ड बनाना है कि हर महीने में मिल्क के ऊपर कितना खर्चा कर रही हूँ, तो वो क्या करेंगी, मिल्क के ऊपर कितना एक्सपेंस कर रही है, तो वो क्या करेंगी, एक कॉलम बना लेंगी बुक कॉपी के अंदर, और लिखेंगी कि भाई मिल्क का खर्चा जो है, जैसे रोज का खर्चा लिखेंगे वो, कि इस डेट को इतना मिल्क आया था, इस डेट को इतना मिल्क आया था, और इस डेट को इतना मिल्क आया था। ठीक है, तो वो सारी चीजों को एक जगह पे उन्होंने लिख लिया। अब वो महीने का लगा सकती हैं पता कि हाँ भाई महीने में इतना रुपए का मेरा मिल्क का खर्चा हुआ था। सिमिलरली वेजिटेबल के ऊपर भी वो कर सकती हैं कि वेजिटेबल में कितना कितना उन्होंने खर्चा किया हर महीने, पूरे हर रोज, या जब जब बाजार लगा, और उन्होंने डेट निकाल के महीने का खर्चे का ब्यौरा बना लिया। ऐसे सिलेंडर का और ऐसे राशन का उन्होंने पूरा एक लिस्ट बना ली कि भाई हर महीने कितना कितना खर्चा हुआ। तो इस कॉलम को ही हम क्या कहते हैं, हम इसको अकाउंट कहते हैं, क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड की थी वो सारी हमने डेली बेसिस पे की थी, हर रोज रिकॉर्ड की थी। लेकिन हमने जब इनको एक हेड में डाल दिया, इनके हेड बना दिए, कि मतलब मिल्क के हेड में इतना इतना खर्चा, वेजिटेबल के हेड में इतना इतना खर्चा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम अकाउंट बोलते हैं। दिस इज कॉल अकाउंट। जैसे मिल्क अकाउंट, वेजिटेबल अकाउंट, सिलेंडर अकाउंट, राशन अकाउंट, ये सारे हमारे अकाउंट बनते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर अगर अवर अकाउंट। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अकाउंट का मतलब क्या है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, पर्टिकुलर हेड। ठीक है ना, जैसे कि मिल्क के हेड के अंदर हमने मिल्क का खर्चा लिखा, ठीक है, वेजिटेबल के हेड के अंदर हमने वेजिटेबल का खर्चा लिखा, ऐसे ही हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। तो मतलब ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर सारी की सारी सिमिलर ट्रांजेक्शन, ऑल दी सिमिलर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जब हम डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, देखो मम्मी ने तो सारा खर्चा ऐसे लिख दिया, उनको क्या पता, उन्होंने सारा एक मिल्क का खर्चा, वेजिटेबल का खर्चा, सिलेंडर का खर्चा, राशन का खर्चा, सारा उन्होंने एक ऐसी बिना किसी मेथड के हिसाब से लिख दिया। लेकिन जब हम एक एज अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, तो हम प्रॉपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करके ही रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज गलतियां होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और हम लोग बिजनेस मैन के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग ये खर्चा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हर चीज का एक मेथड जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग विषय में आप लोग क्या करते हो कि जब भाई जब कोई भी खर्चा होता है तो आप कैश में से घटाते हो, कैपिटल से घटाते हो। अगर मान लो गुड्स आप खरीद के लाते हो, तो गुड्स बढ़ा देते हो और कैश घटा देते हो। तो ये सारा सिस्टम जो है हमारा होता है। मतलब हर ट्रांजेक्शन में कहने का मतलब ये है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है बेटा, तो डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट आर द वेरी कोर क्राइटेरिया ऑफ द अकाउंटिंग। द अकाउंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें हम कहेंगे कि एक साइड है इसकी डेबिट साइड और दूसरी साइड है इसकी क्रेडिट साइड। डेबिट रेफर्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। Okay. Under double entry system of accounting, each transaction has two aspects, debit aspect and credit aspect. Debit aspect का मतलब होता है बेटा receiving और incoming aspect
वेयर एज क्रेडिट एस्पेक्ट का मतलब होता है गिविंग और आउट गोइंग एस्पेक्ट। ओके, अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, मतलब जो कोई पैसे ऊपर से भी आपको समझ नहीं आएगा, डेबिट एस्पेक्ट मतलब रिसीविंग, मतलब कोई बंदा पैसे रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर है तो मतलब उसको डेबिट करेंगे, और गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। तो बात नहीं, इसको हम भी समझते हैं डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर। तो क्लासिफिकेशन के अकाउंट के में हम क्या सीखना है कि अकाउंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो मॉडर्न वे और एक ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे को भी हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल का मतलब जो हम परंपरा से फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे जो बहुत पहले के लोग, अपने एक्सपीरियंस से उन लोगों ने इसको बनाया है, तो ये ट्रेडिशनल वे होता है। इसमें पर्सनल अकाउंट के अंदर और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने इसको बांट दिया है। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर भी हमने तीन कैटेगरीज बनाई है, दैट इज नेचुरल पर्सन एंड, जैसे नेचुरल पर्सन जैसे कि राम, मैं, तुम, जिसको भगवान ने बनाया। और तीन कैटेगरी में बनाया गया है इसको, एक्चुअल नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ओके, नाउ नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? नेचुरल पर्सन मतलब कि जिसको भगवान ने बनाया है, नेचुरल पर्सन लाइक तुम और जैसे कि मैं, ठीक है ना, राम अकाउंट। आर्टिफिशियल जिसको किसी इंसान ने बनाया है, जैसे कि बैंक अकाउंट, बैंक बैंक किसी इंसान ने खोला, ऐसे पार्टनरशिप, ऐसी कंपनी, ये सब चीजें क्या है, ये इंसान ने बनाई है। जैसे एक बिजनेस जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस जो है मालिक से बिल्कुल सेपरेट होता है। बिजनेस की हर एक चीज, बिजनेस अपने नाम पे कोई एसेट खरीद सकता है, बिजनेस अपने नाम पर कोई खर्चा कर सकता है, तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बिजनेस को भी पर्सनल अकाउंट में हम एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है बेटा। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो एक, एक्चुअली में उसके नाम से तो पता नहीं चल रहा कि वो क्या पर्सन है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को। जैसे कि डेटर, डेटर कौन होता है बेटा? जिसको हमने उधार सामान बेचा हुआ है। अब जिसको हमने उधार सामान बेचा हुआ है वो कोई बंदा होगा, कोई इंसान होगा ना, तो लेकिन नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग? डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? उस बंदे का नाम रिप्रेजेंट हो रहा है जिसको हमने उधार सामान बेचा है। तो इसकी पूरी एक लिस्ट होगी हमारे पास कि भाई हमने राम को सामान बेचा, हमने श्याम को सामान बेचा, इस तरीके से सारे सामानों की हमारे पास लिस्ट होगी और उसको हम डेटर अकाउंट बोलेंगे। ऐसे ही मालिक, ऐसे ही मालिक का जो नाम होगा हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। हम कहते हैं कि मालिक का जो पैसा आ रहा है, जो जा रहा है, वो सब कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, अगर मालिक जो है वो पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है तो हम ऐड कर देते हैं, कोई भी खर्चा होता है माइनस कर देते हैं, कोई भी इनकम होती है उसमें जोड़ देते हैं हम लोग। अगर मालिक कुछ निकाल के लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं impersonal account. This is the second category of traditional way of accounting. ठीक है, तब जो अकाउंट को हमने दो वे में बांटा था, ट्रेडिशनल वे एंड मॉडर्न वे, उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, दो कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया है। ओके, तो रियल अकाउंट का मतलब क्या है? रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट? तो रियल अकाउंट का मतलब है एसेट, जिसमें सारी की सारी एसेट रिकॉर्ड होती है। एसेट, एसेट मतलब कोई भी चीज, कोई भी चीज जो हमको बेनिफिट देने वाली है। कब? फ्यूचर में। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा अभी इसके बारे में कि एसेट क्या होता है। देखिए, 2 मिनट रुकना जरा। एसेट, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज एसेट। तो एसेट इज आवर प्रॉपर्टी, एसेट हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमको क्या करेगी, या तो हमको फ्यूचर में कैश दिलवाएगी। ओके, क्या दिलवाएगी? फ्यूचर में कैश, और या फिर वो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो कोई भी वो प्रॉपर्टी जो हमको फ्यूचर में कैश दिलवाए या फ्यूचर में बेनिफिट दिलवाए, वो हमारे लिए एसेट होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे ने एक मशीन खरीदी है, मशीन, मान लीजिए कि उसने प्रिंटर खरीदा है। ओके, ठीक है, प्रिंटर खरीदा है, एक स्टेशनरी वाले भैया ने एक प्रिंटर खरीदा है और उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो अब फोटोकॉपी करके और प्रिंट आउट निकाल के मैं क्या करूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने ये सोचा माइंड में कि भाई अब प्रिंटर से उनके पास कैश आएगा, क्या आएगा बेटा? फ्यूचर में उनके पास कैश आएगा, बेनिफिट भी मिलेगा और कैश भी आएगा। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया, वो एक तरीके से उनकी एसेट बन गई। एसेट क्यों बन गई? क्योंकि वो उनको क्या दिलवाएगी फ्यूचर में? कैश। कैसे? प्रिंट आउट और फोटोकॉपी करके। ठीक है, तो वो उनकी क्या है? एसेट है। ओके, नाउ वील गो टू द अदर पार्ट, फ्यूचर बेनिफिट।
अब फ्यूचर बेनिफिट का मतलब कोई भी चीज जो हमको बेनिफिट दे, कोई भी चीज जो हमको बेनिफिट, जैसे कि मैं आपको लैपटॉप से भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरा बिजनेस है, ठीक है, लैपटॉप का बिजनेस नहीं है, पढ़ाने का बिजनेस है। अब ये लैपटॉप मुझे किस चीज में हेल्प कर रहा है बेटा, जल्दी से बोलो, ये लैपटॉप मुझे क्या करने में हेल्प कर रहा है, तुम लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ इस लैपटॉप से, टीच, आई एम टीचिंग यू विद दिस लैपटॉप। तो ये मुझे टीच करने में हेल्प कर रहा है और ये लैपटॉप मुझे फ्यूचर में कई सालों तक मुझे ये हेल्प करता रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है मेरी, ये मेरी एक एसेट है। ओके, तो एसेट क्या होती है, जो हमको फ्यूचर में कैश दिलवाए या फिर हमको फ्यूचर में बेनिफिट दिलवाए। ओके, तो कोई भी वो चीज जो हमको फ्यूचर में कैश और फ्यूचर में बेनिफिट दिलवाती है वो हमारी होती है प्यारी सी एसेट। ओके, तो ये हमने एसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अभी। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं अभी अकाउंटिंग के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि या तो कैश या फिर बेनिफिट, ठीक है, या फिर दोनों भी दिलवा दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम और ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसमें पर्सनल हम अकाउंट सारे क्या होता है? खर्चे और सारी इनकम पर्सनल अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन्स, जो पर्सन से रिलेट करता है। ओके, so the main purpose of preparing a personal account is to determine the balance due to or due from person or organization like banks, companies, firms, etc. तो मतलब जब हम तो मतलब मेन पर्पस क्या है इस अकाउंट को बनाने का, हम ये बनाना चाहते हैं कि किस इंसान को हमें कितना पैसा देना है, कितना किससे लेना है। ओके, तो पर्सनल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं। ओके, तो पर्सनल अकाउंट जैसे मान लो कि दिन भर में एक बिजनेस अंदर ट्रांजेक्शन करता है कि भाई उसको कितना पैसा किसको देना है, कितना किससे लेना है, तो वो क्या करता है, हर एक पर्सन का ना नाम लिख के रखता है अपने पास और उसका एक डिटेल बना के रखता है कि मुझे राम से इतना लेना है, शाम से इतना लेना है। तो इस तरीके से पर्सनल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो पर्सनल अकाउंट जो है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, दैट इज नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, नेचुरल पर्सन क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है दिस इंक्लूड अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम। फॉर एग्जाम्पल राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मैंने बोला नेचुरल लोगों का। अब राम को हमने कितना सामान बेचा, उससे कितने पैसे लेने हैं, शाम से हमने कितना सामान खरीदा, उससे कितने पैसे हमको देने हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग नेचुरल पर्सन अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, मतलब पर्सन का हमने अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब हमें पहचानना है कि पर्सन है कौन सा, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है दिस अकाउंट इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअली में तो पर्सन नहीं है लेकिन उनको कानून की नजरों में पर्सन माना जाता है, विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग्स। इनको बिजनेस डीलिंग्स में हम पर्सन मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, राम एंड कंपनी मतलब कि कोई पार्टनरशिप है, एंड बैंक अकाउंट, बैंकों को भी हम पर्सन मान के चलते हैं कि बैंक को हमने कितना दिया, बैंक से हमने कितना लिया। ठीक है ना। अगला है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, ऐसे पर्सन जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया जैसे कि कैपिटल रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ ओनर, डेटर ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि जिससे हमें पैसा अभी लेना है या जिनको हमने उधार सामान बेचा है। ठीक है ना। तो अगला मेरा पार्ट था इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से समझ लेना। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब अकाउंट विच आर नॉट रिलेटेड टू पर्सन, जो लोगों से, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इम्पर्सनल है, जैसे कि मशीनरी, कैश, रेंट एटसेट्रा। इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो हमने इम्पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है बेटा, रियल अकाउंट मतलब कि दिस अकाउंट रिलेट टू टैंजिबल, मतलब एसेट से रिलेट करता है। रियल अकाउंट का मतलब एसेट, मैंने ऊपर बताया अभी आपको। तो रियल अकाउंट रिलेट टू द टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट। अब एसेट 2 टाइप की होती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ये मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो में बताया है कि टैंजिबल एसेट का मतलब जो एसेट हम छू सकते हैं, ठीक है, और इनटैंजिबल एसेट जिनको हम छू नहीं सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स। ओके, सो
टेंजिबल एसेट की एग्जांपल जैसे कि मशीनरी, आपकी बिल्डिंग, आपका स्टॉक, जिसको आप छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। लेकिन इनटेंजिबल एसेट जैसे कि आपकी गुडविल, आपका पेटेंट, आपका ट्रेडमार्क, ये मैंने बहुत क्लियरली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कि क्या होती है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब ऐसी एसेट जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन हम हमको बेनिफिट तो दिलवाएंगी, ठीक है ना, कि तभी तो वो एसेट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट का मतलब जिसमें हम केवल मतलब अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉस, गेन और रेवेन्यू, मतलब ऐसे अकाउंट जिसमें इनकम आ रही हो, लॉस आ रहा हो, गेन आ रहा हो, मतलब ऐसे अकाउंट जिसमें हमको लॉस, इनकम और गेन ये सब रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट: सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, सेल्स, मतलब इसमें हमारे खर्चे और इनकम दोनों आएंगे, ठीक है ना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल, दिस इज, देखो, क्योंकि हमने जो ट्रेडिशनल वे, जो हमारा ट्रेडिशनल वे था ना बेटा, उसमें गोल्डन रूल अप्लाई हुआ करते थे, तभी मैंने अपने अभी आप लोगों को क्या सिखाया है, ट्रेडिशनल वे के हिसाब से मैंने अकाउंट के डिवीजन सिखाए हैं। कितने होते हैं जल्दी बोलो? पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, एंड तीसरा जल्दी बोलो, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में पर्सन आएंगे, और पर्सन या तो कुछ देते हैं या कुछ लेते हैं बिजनेस से, ये सोच के चलो ना। पर्सन जो है बिजनेस को कुछ या तो देते हैं या बिजनेस से कुछ लेते हैं। तो जो बिजनेस, जो रिसीवर हैं हमारे लिए, हम सिंपली कहेंगे जो रिसीवर हैं, जो हमसे कुछ ले रहे हैं, उनको हम डेबिट करेंगे, और जो हमें कुछ दे रहे हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे रियल अकाउंट में मैंने कहा एसेट्स आती हैं, तो एसेट्स, जब एसेट्स आएगी बिजनेस के अंदर तो डेबिट करेंगे, जब बिजनेस से बाहर जाएगी एसेट तो क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बताया मैंने? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या बताया मैंने? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट में हमेशा खर्चे, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, रेवेन्यूज, ये सब आते हैं। तो मतलब अगर लॉस है या खर्चे हैं तो हम कहेंगे डेबिट। कुछ लोगों को सुना होगा डेबिट, दैट मीन्स कि लॉस हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड क्रेडिट मीन्स ऑलवेज योर इनकम, योर गेन, ओके। तो मैं एक नीचे क्वेश्चन देता हूं आपको, ये वैसे तो भरा हुआ है पूरा, बट आपको देखना पड़ेगा कि कमीशन पेड के सामने मैंने एन लिखा है, एन मीन्स, एन मतलब नॉमिनल। नॉमिनल क्यों बेटा? ये क्योंकि कमीशन पेड ये हमारा खर्चा हो सकती है, खर्चा ही है ऑलमोस्ट, इसलिए नॉमिनल है। कमीशन रिसीव्ड, इसके सामने मैंने क्या लिखा हुआ है? एन, मतलब कि ये रिसीव्ड, मतलब कि ये इनकम है, ठीक है। कमीशन एक्रूड, कमीशन एक्रूड मतलब कि हमारी कमीशन हमने कमा तो ली, लेकिन हमने अभी ली नहीं, रिसीव नहीं करी। तो मतलब किसी बंदे से हमको लेनी है, तो ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रीपेड सैलरी, हमने किसी को सैलरी एडवांस में दे दी है, तो किसी सारे एम्प्लॉय को तो हमने सैलरी एडवांस में दी नहीं होगी। मान लो हमने राजू को सैलरी एडवांस दे दी, तो हमें राजू का नाम ध्यान से समझ के लिखना पड़ेगा, मतलब ये प्रीपेड सैलरी किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सी पर्सनल अकाउंट है ये? इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके बेटा। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, लीज और प्रॉपर्टी मैंने कहा ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो वैसे ही हमारी एसेट होती है, और एसेट मतलब रियल अकाउंट होता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, क्योंकि हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो नॉमिनल है। ऐसे ही कैरेज इनवर्ड हमारा नॉमिनल है, क्योंकि ये भी हमारा खर्चा है। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है बेटा, जब हम कोई सामान खरीद के बिजनेस के अंदर लाते हैं, तो उसको कैरी करने का मतलब, उसको कैरेज का खर्चा, उसको ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ये मालिक ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है, तो ये मालिक का खर्चा है ना, तो ये मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सनल है। कौन सा पर्सनल है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। ड्राइंग, ड्राइंग भी बेटा कैपिटल का नेगेटिव फॉर्म है, तो ड्राइंग को भी हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये भी एक बंदे, मतलब ये मालिक को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग मालिक को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, किसी से तुमने रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया है, आप रेंट में देने का काम करते हो, आप प्रॉपर्टीज को रेंट पे देते हो। कोई बंदा, हर कोई बंदा तो आपको एडवांस में रेंट देता नहीं होगा, सब लोग ड्यू करके देते होंगे, लेकिन मान लो किसी एक बंदे ने आपको एडवांस में रेंट दे दिया, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, उस बंदे का हम नाम ध्यान से सोच के रखेंगे। तो मतलब रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। डेटर, डेटर जो है वो भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ऊपर कहा।
सेल अकाउंट हमारी इनकम है, वो नॉमिनल है। रेंट पेड इन एडवांस, वो जैसे रिसीव इन एडवांस का सिस्टम है वैसे पेड इन एडवांस का सिस्टम है, वो भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। नाउ अब आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ये आप पॉज करके आराम से इसको ट्राई करिए, इसके आगे आंसर लिखे हुए हैं और लॉजिक के साथ में इसको देखिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ अगर डाउट हो जाए तो हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं। मॉडर्न अप्रोच, हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच कर ली है, तो मॉडर्न अप्रोच उससे भी ज़्यादा सिंपल है। बस मॉडर्न अप्रोच में जैसे देखोगे भैया, ट्रेडिशनल अप्रोच में तो 2 ही पार्टीशन थे, इसमें तो 5 पार्टीशन है। बट ये सोचो बेटा, मॉडर्न अप्रोच है तो कुछ ना कुछ तो सिंपलिसिटी के साथ इसको बनाया गया होगा ना, क्योंकि तुम जानते हो आज के लोग कितने आलसी हैं। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, लोग उतने ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो कि किसी ने टफ बनाया होगा कि किसी ने ईजी बनाया होगा। तो ये मॉडर्न अप्रोच है तो ऑब्वियसली ये ईजी होगी, किससे? ट्रेडिशनल अप्रोच से। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच तो भाई ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, पुराने लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तभी तो उस अप्रोच को गोल्डन रूल के नाम से समझा जाता है। लेकिन ये मॉडर्न अप्रोच है और ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है, जो कि हम आज की डेट में हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कहा गया कि अकाउंट को पर्सनल इम्पर्सनल में बांट करके क्यों झमेले में फंसना है, सिंपली अकाउंट को 5 कैटेगरी में बांट देते हैं, उससे सारे के सारे फंडे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई पर्सनल और कोई रियल की बात छोड़ो। तो हमने अकाउंट को 5 कैटेगरी में बांट दिया, दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। ओके, तो हमने 5 कैटेगरी में बांट दिया। हमने लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू को एक कैटेगरी में रख दिया और एसेट और एक्सपेंस को एक कैटेगरी में रख दिया। लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट ये तीनों भाई हैं, ठीक है ना, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें एक रूल अप्लाई होगा, क्या? कि अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट कर दो, घटते हैं तो डेबिट कर दो, ठीक है ना। और ये एसेट और एक्सपेंस ये दोनों अलग भाई हैं, ठीक है ना। इनके साथ एक रूल अप्लाई होता है कि अगर ये बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, ठीक है। तो मतलब उल्टा, आप एक याद कर लो, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि लैंड, लैंड क्या होती है हमारी बेटा, एक मिनट, लैंड क्या होती है बेटा हमारी? लैंड क्या होती है? एसेट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है हमारी? एसेट। बिल्डिंग क्या है हमारी? एसेट। रेंट रिसीव्ड, ये क्या है? पैसा आ रहा है ना, इनकम है, रेवेन्यू। सैलरी क्या होती है? खर्चा, एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक से जब आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हो, जितना आपके पास बैलेंस नहीं है उससे भी ज्यादा पैसा निकाल लेते हो, बिजनेसेस को अलाउड होता है। आपको कि ये कैसी बात है कि भाई पैसा नहीं है बैंक में फिर भी निकाल रहे हैं? बिजनेसेस को बैंक अलाउ करते हैं। बिजनेस को बैंक क्या अलाउ करते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में जितना पैसा नहीं है वो उससे भी ज्यादा उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एक कर्जा हो गया ना बिजनेस के ऊपर। ऐसे ही डेटर, डेटर देखो पहले हमने क्या बोला, डेटर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने बोला अल्टीमेटली डेटर से पैसा तो आना है ना। डेटर कौन होते हैं? जिनको हमने उधार सामान बेच दिया है, तो वो हमको क्या देंगे बाद में? कैश देंगे। तो मैंने बताया था कैश, जिस भी चीज से फ्यूचर में कैश आता है वो हमारे लिए क्या बन जाती है? वो हमारे लिए एसेट बन जाती है, ठीक है। तो डेटर हमारे लिए क्या होती है? एसेट। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि बाद में हमें चुकाना है कर्जा, क्योंकि हमने उधार सामान खरीद लिया है। बैड डेब्ट, कुछ ऐसे डेटर जो हमारे पैसे ही नहीं दे रहे हैं, मना कर दिया उन्होंने, ये भाग गए पैसा लेकर के, वो डूब गया हमारा पैसा, दैट इज एक्सपेंस। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल ही है, डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, मोटर व्हीकल हमारे लिए एसेट है, और ये नीचे सारी देखो, फ्राइट हमारे लिए खर्चा, फ्राइट मतलब किराया, वेजेस का मतलब दिहाड़ी जो हमने लेबरों को वेजेस पे करते हैं, गुडविल हमारी एसेट है, और रिपेयर्स हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है ध्यान से। इसमें क्या करना है कि क्या एसेट है, क्या रेवेन्यू, ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ऑन विच साइड, अगर मैंने भी आपको बताया कि क्या क्या भाई भाई हैं और क्या बढ़ने पर क्या होता है, जैसे लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। लेकिन ये दोनों का रूल क्या है कि बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट, ठीक है। तो जैसे फर्नीचर बढ़ा, क्योंकि हमें सबके लिए इंक्रीज वाला रूल बताना है, फर्नीचर बढ़ा तो फर्नीचर क्या होती है बेटे, जल्दी बोलो? एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। मोहन क्या है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब जल्दी बोलो क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, ठीक है।
सैलरी, सैलरी खर्चा है, खर्चा एसेट जैसा रूल ही लगता है उस पर, बढ़ेगी तो डेबिट। परचेज क्या है हमारी, खर्चा है दोबारा से, बढ़ेगी तो डेबिट। सेल्स क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड क्या है, खर्चा, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। सोहन क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। राम डेटर, डेटर मतलब एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। यही आपको कुछ क्वेश्चन मैंने बोला करने के लिए, ये आप पॉज करके और फिर इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि आपको ट्रांजैक्शन दे दी बहुत सारी, अब आपको एक एनालिसिस ऑफ टेबल बनाना है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है, तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश भी बढ़ जाएगा, कैश और कैपिटल, अकाउंटिंग विषय में आप लोगों ने सीखा है, कैश और कैपिटल। कैश क्या होती है, एसेट, एसेट बढ़ने पर क्या होती है बेटा, डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया अमाउंट। कैपिटल क्या है, बढ़ रही है, तो कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। ऐसे ही मनु ने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर और कैश दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों ही हमारे लिए एसेट है। फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है, लेकिन एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। फर्नीचर तो बढ़ रहा है लेकिन कैश घट रहा है, तो बढ़ने वाला डेबिट और घटने वाला क्रेडिट। तो मैंने कॉलम कैसे बनाए हुए हैं, एक में मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एक में मैंने अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक में मैंने लिखा है कि उसका नेचर क्या होगा, एसेट लायबिलिटी, वही 5 मॉडर्न में से 5 कौन से हैं, कैसे इफेक्ट हुआ, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, ये सोचना है। थर्ड देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल 6000, आपने उधार सामान खरीदा है अंशुल से, उधार सामान खरीदा है अपने अंशुल से, तो गुड्स और क्रेडिटर दो चीज इफेक्ट हो रही हैं, गुड्स आपकी एसेट होती हैं और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है। तो यहां पर गुड्स मतलब एसेट बढ़ रही है और कर्जा भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, कर्जा बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। ऐसे ही अगला है कि आपने कर्जा चुका दिया, आपने अंशुल को पैसा दे दिया, ठीक है ना, तो क्रेडिटर एंड कैश, दोबारा दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, क्रेडिटर और कैश। क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी थी जो कि कम हो गई है और उसके लिए आपने कैश दिया तो आपका कैश भी कम हो गया। लायबिलिटी कम होने पर डेबिट और एसेट कम होने पर क्रेडिट होती है। आपको लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट बता रहा हूं, तो प्लीज एक बार इसको रिपीट करके भी सुन लेना, ठीक है। तो इसको रिपीट करके सुन लेना 2-3 बारी में। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, अगर किसी क्लर्क को हमने सैलरी दी तो सैलरी नाम का खर्चा हो गया और कैश हमारा चला गया। खर्चा बढ़ने पर डेबिट होता है और एसेट, क्योंकि कैश हमारी एसेट है, घट रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। रेंट पे कर दिया हमने, तो रेंट हमारा खर्चा है और कैश बेटा जा रहा है, तो रेंट नाम का खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा और कैश जो है हमारी एसेट है वो घट रही है तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। लास्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो क्या कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे इससे, जल्दी बताइए। एक तो कैश और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम से एक इनकम होगी। एसेट बढ़ रही है और इनकम भी बढ़ रही है, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट और इनकम बढ़ने पर क्रेडिट। तो आपको यही फॉर्मेट के हिसाब से ये कुछ एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है करने के लिए, ये आपको करना है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, आप कर लेना पॉज करके। अब हम देखते हैं आगे, मैंने अब ना टी शेप अकाउंट देखते हैं। टी शेप अकाउंट क्या होते हैं, टी शेप अकाउंट मतलब जैसे कि मान ली मैंने बताया कि किसी भी अकाउंट के दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर मैंने बताया ना एसेट बढ़ने पे क्या होती है, डेबिट, तो मतलब कभी भी अगर एसेट बढ़ेगी तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और घटेगी तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, टी शेप अकाउंट बनाने के लिए बोला है मशीन का, और पहले तो ट्रांजैक्शन दे दी, मशीन परचेज्ड, मशीन हमने खरीदी, तो मैंने इसके आगे डेबिट क्रेडिट लिख दिए हैं कि मशीन खरीदी है तो बढ़ रही है, डेबिट होगी। मशीन बेच दी तो कम हो गई, क्रेडिट हो जाएगी। फिर मशीन खरीद ली, बढ़ गई, डेबिट कर दो। मशीन डिस्कार्ड, खराब हो गई, कबाड़ी में बेच दी, डिस्कार्ड मतलब कबाड़े में बेच दी, तो क्रेडिट हो गई, कम हो गई। मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब मशीन घिस गई है ना, मशीन यूज करते करते जो है उसमें घिसावट आ गई, तो उससे भी मशीन कम हो गई, क्रेडिट कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक फॉर्मेट बनाया,
इसमें मैंने एक कॉलम बनाया पर्टिकुलर का, एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर लिख दिया उसका नाम कि भाई किस चीज का अकाउंट है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड और राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड। अब जब जब एसेट बढ़ी है तो मैंने डेबिट किया। देखिए पहले वाले में देखिए मशीन परचेज 40,000 मैंने डेबिट किया, फिर तीसरे वाले में मैंने मशीन परचेज की 8,000 की, फिर डेबिट कर दिया, और क्रेडिट वाले सारे यहाँ पे लिख दिए। तो डेबिट वालों को जोड़ा और क्रेडिट वालों में से माइनस कर दिया उनको, तो कितना बैलेंस बचा हमारे पास? अभी भी हमारे पास अभी 23,000 की मशीन बची है। मैंने कैसे निकाला मैं आपको बताता हूं। देखिए डेबिट साइड का टोटल कितना आया आपका 48,000, और क्रेडिट साइड का टोटल क्या आया आपका 10, 14 और 1 मतलब 25,000। ठीक है, तो अभी भी क्रेडिट में कितना कम पड़ रहा है, डिफरेंस करके निकालेंगे। कितना कम पड़ रहा है बेटा? 23,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड में जितना कम पड़ रहा है वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पॉज कराता हूँ, आप पॉज कर करके इसको आराम से एक बार देखना बना के। ये कैश का अकाउंट है, कैश बढ़ेगा घटेगा तो क्या करना है। एंड सिमिलरली ये भी आपका कैपिटल का अकाउंट है, नहीं आएगा तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था, पॉज करके कर लेना बेटा प्लीज़। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी अगर मैंने सारे क्वेश्चन कराए तो। चलिए ठीक है, ओके ओके।